हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टू शिक्षा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बुद्धि के बारे में पढ़ा था, जिसमें बुद्धि का अर्थ, उसकी परिभाषा, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ ही हमने ये जाना था कि जो बुद्धि लब्धि मापक के हैं उसमें कौन कौन से अवयव हैं। तो दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे बुद्धि के सिद्धांत। आखिर ऐसे कौन कौन से नियम हैं या जिनको प्रतिपादित करके बुद्धि को परिभाषित किया गया। यानी किसी भी चीज़ की परिभाषा देने से पहले उसको हम किसी न किसी कसौटी पे कसते हैं। तो आखिर ऐसे कौन कौन सी कसौटियाँ हैं जिसपे इसको रख के इसको प्रमाणित करके ये बताया गया है कि बुद्धि इस प्रकार की होती है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं और इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बुद्धि के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम मुख्य मुख्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। अक्सर इस टॉपिक से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सीटेट यूपीटेट की जो परीक्षा होती है इसमें अक्सर इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसके प्रतिपादक कौन कौन से हैं, उन्होंने अपने इस सिद्धांतों में कौन कौन से नियमों को बताया है जिस पे उन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया है। तो अब सबसे पहले जो हमारी परिभाषा जो पहला सिद्धांत आता है वह है एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। वैसे इसके बहुत से उपनाम भी हैं। एक कारक कहते हैं इसको, या कह सकते हैं एक खंड भी है, इसको एक तत्व भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो अल्फ्रेड बिने थे। अल्फ्रेड बिने ने अपने दो सहयोगियों के साथ इस पे कार्य किया था, जिसमें से एक हमारे टर्मन और एक स्टर्न महोदय भी थे। तो अल्फ्रेड बिने ने एक कारक का सिद्धांत दिया, बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि बुद्धि अपने आप में एक खंड है, एक इकाई है, कह सकते हैं एक प्रकार की अकेली शक्ति है जो समस्त प्रकार के मानसिक कार्यों को संपादित करती है। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि अगर इसको माना जाए तो ये एक कारक है, यानी एक कारक ही विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं को करती है, वही सबको नियंत्रित करती है। ठीक, और उन्होंने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक कार्य को करने में अपनी बुद्धि प्रयोग करता है तो हो सकता है दूसरी कार्य में भी उसकी वही बुद्धि हो। यानी जिस कार्य में वो महारत है, जिस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, मतलब अगर व्यक्ति एक कार्य में बुद्धिमान है तो उसे दूसरी कार्य में भी बुद्धिमान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कारक सिद्धांत है, इसी यही सबको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो होती है वो व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार होती है ना। तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इनके इस जो सिद्धांत था इसका खंडन कर दिया, और खंडन करके एक अगला सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें कहा गया कि बुद्धि एक द्विकारक सिद्धांत है। द्विकारक सिद्धांत या द्विखंड सिद्धांत, इसको या द्वितत्व सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो द्विकारक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले थे स्पीयरमैन महोदय। इसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि जो है द्विकारक है, यानी बुद्धि में केवल एक ही कारक नहीं, दो कारक विद्यमान होते हैं। जो हमारा एक पहला कारक होता है वो होता है सामान्य कारक, जिसको हम बोलते हैं जी फैक्टर, और दूसरा है विशिष्ट कारक, जिसको एस फैक्टर बोला जाता है। उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है दो मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी हुई है, एक सामान्य है, एक विशिष्ट है, और यही दोनों आगे आने वाली मानसिक क्रियाओं में कार्य करने में हमारी सहायता देती हैं। तो
इस प्रकार सामान्य जो कारक होते हैं वो जन्मजात होते हैं। उन्होंने बताया कि जो हमारे सामान्य कारक हैं वो जन्मजात हैं, अर्थात जो हमें पहले से ही मिले हुए हैं, और हमारे विशिष्ट कारक हम समाज द्वारा उसको अर्जित करते हैं, समाज से, वातावरण से या अपने आसपास से अर्जित करते हैं। ठीक है, तो यानी कुछ तो कारक ऐसे हैं जो जन्मजात हैं और एक है जो अर्जित है। उन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से बताया है। देखिए, उन्होंने ये बताया कि यहाँ से देखिए कि मान लीजिए ये हमारा सामान्य कारक है, ये तो सब में होगा। अब ये सामान्य कारक कुछ विशिष्ट कार्यों को, कुछ विशिष्ट जो कारक हैं उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक प्रकार के कार्यों को करने में उसकी ज़्यादा महारत हासिल है, हो सकता है दूसरे कार्यों में उसको उतनी महारत ना हासिल हो, तीसरे प्रकार के कार्य करने में उसको और भी कठिनाई हो रही हो, चौथे प्रकार के कार्य करने में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमको मिलता है कि ये जो हमारे सामान्य कारक हैं, सामान्य कारक ही हमको विशिष्ट कारकों की ओर ले जा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं ये जो सामान्य कारक हैं विशिष्ट कारकों को जन्म देते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार बताया कि जो हमारी बुद्धि है वो दो तत्वों से मिलकर बनी है, एक सामान्य कारक होते हैं, एक विशिष्ट कारक होते हैं। सामान्य कारक जन्मजात होते हैं और विशिष्ट कारक हम सामान्य कार्यों का प्रयोग करते हुए अर्जित करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझें कि अगर मान लीजिए कोई बालक है जो गाना गाने में काफ़ी आगे है, ये कह सकते हैं कि उसकी एक विशिष्ट योग्यता है कि वो गाना गा सकता है, लेकिन हो सकता है कि चित्रकला बनाने में उसकी योग्यता उससे कम हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सामान्य कारक हैं वो विशिष्ट कारकों को आगे बढ़ाते हैं, यानी सामान्य कारक सब में विद्यमान होता है। इसका ये मुख्य रूप से ये निष्कर्ष था। तो दो प्रकार के सिद्धांतों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम जानते हैं त्रिकारक सिद्धांत। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो त्रिकारक सिद्धांत या त्रिखंड का सिद्धांत या त्रितत्व का सिद्धांत। अक्सर परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि ये द्विकारक सिद्धांत किसने दिया या त्रिखंड का सिद्धांत किसने दिया, इस तरह से। तो अगला जानते हैं हम त्रिकारक या त्रितत्व भी इसको कहते हैं। इसके भी जो प्रतिपादक रहे वो स्पीयरमैन ही थे। उन्होंने अपने ही जो सिद्धांत थे उसी को और आगे जाके थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बताया कि जो बुद्धि है वो दो खंडों में ही नहीं, तीन खंडों में भी, तीन खंडों से विभाजित होकर बनी है। ठीक है, अब त्रिकारक सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ये माना कि एक तो हमारा जनरल फैक्टर तो होगा, दूसरा स्पेशल फैक्टर यानी सामान्य कारक भी होगा, विशिष्ट कारक भी होगा, और एक ऐसा भी कारक होगा जो दोनों की योग्यताओं से मिला हुआ होगा, उसको उन्होंने सामूहिक कारक नाम दिया। तो इस प्रकार इन्होंने त्रिकारक में तीन तत्व बताए। एक तो हमारा सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक, और इसको उन्होंने नाम दिया सामूहिक कारक। ठीक है, उन्होंने इस प्रकार इसको परिभाषित किया, डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा सामान्य कारक था, जनरल फैक्टर, इसी से हमारा स्पेशल फैक्टर निकला, विशिष्ट कारक। अब देखिए ये इसका मतलब क्या है, ये जो बीच का जो एरिया आया यही हमारा सामूहिक कारक है। सामूहिक कारक, ये हमारा विशिष्ट कारक है, ये सामान्य कारक। उन्होंने ये बताया कि जो हमारा सामूहिक कारक है वो सामान्य कारक का उच्चतम
और विशिष्ट कारक का निम्नतम के बीच का जो हिस्सा है वही हमारा सामूहिक कारक है। यानी इस प्रकार बुद्धि 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक होते हैं। ये था हमारा त्रिकारक का सिद्धांत, जिसको स्पीयरमैन महोदय ने दिया है। अक्सर इस पर बहुत से प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया, या त्रिखंड का सिद्धांत किसने दिया, या त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया, या अक्सर ऐसे भी पूछे जाते हैं कि त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारक है, एक विशिष्ट कारक है, तीसरा कौन सा कारक होता है। तो आगे जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो जो हमारा अगला आता है उसको हम बोलते हैं त्रिआयामी सिद्धांत, या क्या कहते हैं, त्रिविमा, या इसको घन का सिद्धांत भी कहेंगे। आगे चलते हैं, इसको जानते हैं। चौथा सिद्धांत है हमारा त्रिआयामी या घन का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है जेपी गिलफोर्ड। देखिए, अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि त्रिकारक और त्रिआयामी क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं। हमेशा इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगी, तो स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए, जो कारक होते हैं, जो कारक को बताया गया है वो या तो कारक कहें या तो खंड कहें, उसमें उससे और इससे जो भिन्नता है वो अब आपको अभी इसके डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, त्रिआयामी या इसको घन का सिद्धांत माना गया है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि इसको ईंट का भी सिद्धांत लोग बोलते हैं। इसको समझते हैं पहले। देखिए, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि इसमें 3 आयाम होते हैं। पहला जो आयाम होता है वो होती है हमारी संक्रिया, दूसरी होती है विषय वस्तु, और तीसरा होता है हमारा उत्पाद या परिणाम। जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो बताता है कि किसी विषय वस्तु को देख के मन में जो हमारे विचार आते हैं, उन्हीं विचारों से जो संक्रिया होती है उसके पश्चात हमारे परिणाम की प्राप्ति होती है। ठीक, वही हमारी बुद्धि है। उन्होंने बताया बुद्धि के सिद्धांत में, त्रिआयामी का सिद्धांत, कि किसी वस्तु को हम जो देखते हैं, देखने के पश्चात हमारा जब मस्तिष्क उसको स्वीकार करता है, यानी हमारी ज्ञान इंद्रियां कार्य करती हैं, तब हम उसको करने के लिए उस पर प्रतिक्रिया करते हैं और तत्पश्चात हमारा परिणाम प्राप्त होता है। ये है त्रिआयामी संक्रिया, जो मस्तिष्क में विचार हमारे आते हैं। त्रिआयामी को उन्होंने एक क्यूब के माध्यम से बताया है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया, इस तरह से एक घन का आकार दिया, ठीक है। उन्होंने इसके 3 विमाएँ बताई, मतलब घन के रूप में इसको समझाया है। एक हमारा ये कह सकते हैं कि विषय वस्तु हो गई, ये हमारी संक्रिया हो गई, और एक तरह से हमारा उत्पाद या परिणाम हो गया। तो इसको उन्होंने विमा के माध्यम से समझाया है। तो ये रहा हमारा त्रिआयामी सिद्धांत। अब हम आगे जानेंगे बहुकारक सिद्धांतों के बारे में। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बहुकारक सिद्धांत। देखिए, बहुकारक सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं वह हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के सिद्धांतों की आलोचना की और उसी को बेस बना के फिर आगे का कार्य किया। इन्होंने माना
कि जो बुद्धि है हमारी, ना तो एक खंड की है, ना तो दो खंड की है, ना तो तीन खंड की है, ये बहुत खंडों की है, यानी बहुत कारक हैं। यानी जो हमारी बुद्धि है वो कई प्रकार के कारकों से मिलकर बनी हुई है, अर्थात हमारे विभिन्न प्रकार के मानसिक योग्यताओं से बुद्धि का निर्माण हुआ है, उन्होंने ये माना। अब इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये, देखिए इस सिद्धांत के कई उपनाम भी हैं, पहले उसको जान लेते हैं। इसको बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं। बालू का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि बालू के अगर देखा जाए तो बालू में भी कई छोटे छोटे कण होते हैं, तो इस प्रकार इन्होंने बुद्धि को भी माना है कि ये कई छोटे छोटे कारकों से मिलकर बनी हुई होती है। इसको बालू का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, ठीक है, परमाणु का सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। बालू का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, या कह सकते हैं रेत के टीले का सिद्धांत, रेत के टीले का सिद्धांत। अक्सर इस नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रेत के टीले का, ये इसके उपनाम हो गए। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने बताया कि हमारे मस्तिष्क में एक खंड, द्विखंड या त्रिखंड के कारक ही नहीं होते हैं, हमारे मस्तिष्क में बहुत से कारक होते हैं। यानी इसको अगर हम मस्तिष्क का रूप मान लें तो इसमें क्या है, बहुत से छोटे छोटे बहुत से कारक हैं, या और हर एक कारक अपने आप में विशिष्ट है एवं स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। तो उन्होंने ये बताया कि अगर एक प्रकार का कारक, ठीक है, दूसरे कारक से मिलके किसी कार्य को करता है तो तब हमारी बुद्धि वही, उसी को हम अपनी बुद्धि कहते हैं। इसका मतलब कई छोटे छोटे कारक मिलके एक अलग तरह की बुद्धि का निर्माण करते हैं। तो इसको अगर हम इस रूप में कहें कि मान लीजिए कि अगर कोई जैसे डॉक्टर या फिर कंपाउंडर या फिर ये क्या है, एक तरह के फील्ड वाले लोग हैं, ठीक है। अब इनके जो मस्तिष्क के ये जो क्या कहते हैं बुद्धि तत्व है, उसके बारे में अगर इनके एक कारक उससे मिलते जुलते गुणों वाले से मिलके एक नया कारक का जो निर्माण करते हैं वही हमारी बुद्धि है। यानी इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये छोटी छोटी जो मानसिक योग्यताएं हैं, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी मानसिक योग्यताएं हैं, उन्हीं मानसिक योग्यताओं से मिला के हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। और यही जो हमारी मानसिक योग्यताएं हैं यही बुद्धि का निर्माण करती हैं। इसी को इन्होंने बहुकारक सिद्धांत या बालू के टीले का सिद्धांत या रेत का सिद्धांत माना है। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 4 चीज़ों पे चर्चा किया है। पहला अस्तर, दूसरा परिसीमा, तीसरा क्षेत्र, चौथी गति। इन्होंने माना है कि जो ये हमारे जो विभिन्न प्रकार के कारक आपस में मिलकर नए कारक का निर्माण कर रहे हैं, यानी बहुकारक बना रहे हैं, उसमें ये देखा जाएगा पहले कि वो किस स्तर तक किसी कार्य को करने में सक्षम है। दूसरा, किस सीमा तक जाके कार्य को कर रहे हैं, और उस कार्य को करने में कितनी प्रकार की क्रियाओं की, यानी इसमें क्रियाओं की संख्या आ जाएगी, क्रियाओं की संख्या, कितनी बार क्रियाएं की गई है, और उस प्रकार की क्रियाओं को करने की गति क्या है। तो ये बहुकारक सिद्धांत के मुख्य तत्व है, ठीक है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बहुकारक सिद्धांत क्या है। मतलब बालू के सिद्धांत से ही आप, बालू के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि जैसे बालू को अगर उसका एक वो बनाया जाए टीला, तो उसमें क्या होगा, उस टीले में उसके कई कण आएंगे। उसी प्रकार जो हमारी बुद्धि है उसमें कई प्रकार के कारक हैं, उन कारकों से ही बहु सिद्धांत का कारक माना गया है। और उसमें सबसे बड़ी सफलता यही होती है हमारी होगी कि हम उस कार्य को करने का हमारा स्तर क्या है, किस स्तर तक जाके हम उस कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, किस सीमा तक जाके कार्य को कर पा रहे हैं, उस कार्य को करने में हमें कितनी प्रकार की क्रियाएं या कितनी बार क्रियाएं करनी पड़ रही हैं, और उन क्रियाओं की करने की गति क्या है, ये सब कुछ उसी पे निर्भर होता है। यानी ये तो हमारे असंख्य कारक हो गए, और ये कारक हम कह सकते हैं ये उभयनिष्ठ होते हैं।
अब जैसे वही आपको एग्जांपल हमने बताया कि ये कंपाउंडर का, डॉक्टर का, तो इसमें क्या है, और नर्स का देख लिया जाए तो क्या है, इसमें कुछ योग्यताएं इनकी मिली जुली होती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बहुकारक सिद्धांत। अब हम आगे जानते हैं समूह तत्व के सिद्धांत के बारे में, जो हमारा अगला सिद्धांत है। अब समूह कारक सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक रहे हैं ये थर्स्टन महोदय रहे हैं। इन्होंने भी क्या कहते हैं, स्पीयरमैन के सिद्धांतों की आलोचना की और उसके बाद अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने माना कि बुद्धि जो है कुल 13 विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी हुई है, यानी 13 प्रकार की मानसिक योग्यताएं हैं। तेरह प्रकार की मानसिक योग्यताएं हैं, जिसमें से 9 मानसिक योग्यताएं हमारी प्राथमिक मानसिक योग्यता कहलाती हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यता। अब हमको इन्हीं 9 के बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है कि आखिर वो कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं जो बुद्धि के रूप में कार्य करती हैं। अब हम इनको एक एक करके जानते हैं। पहला हम देखते हैं शाब्दिक अर्थ क्षमता। जो हमारी पहली मानसिक योग्यता है, प्राथमिक मानसिक योग्यता, वो है शाब्दिक अर्थ क्षमता। इसका मतलब क्या है, अगर आप, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, शब्दों के अर्थ से संबंधित, ठीक है, अगर शब्दों के अर्थ आप निकाल पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं प्रश्नों को, तो इसका मतलब आपके अंदर वो शाब्दिक क्षमता, अर्थ क्षमता है। जैसे रीजनिंग, आपने रीजनिंग देखा ही होगा, रीजनिंग के प्रश्नों को, तो रीजनिंग के प्रश्नों में क्या होता है कि हमेशा हमें अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल करना है। वहाँ पे जितनी जल्दी हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेंगे, और उसमें रीजनिंग में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है, हर तरह के टॉपिक पे होता है, जैसे समय वाला होता है, संबंध का होता है। तो उसी तरह से हम इसमें सबसे पहले जो हमारी प्राथमिक मानसिक योग्यता होगी वो शब्द अर्थ क्षमता होगी, शाब्दिक अर्थ की। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, अगर प्रश्न कहीं दिया है कि पैर का संबंध अगर जूता से है तो हाथ का संबंध किससे होगा, तो ऑप्शन में आपके दस्ताना, मोजा, इस तरह से कई ऑप्शन देगा। तो क्या करेंगे आप, इसके अर्थों को समझ रहे हैं, तो इस प्रकार की जो योग्यता हमारी हो गई वो शाब्दिक अर्थ क्षमता की योग्यता हो गई। ठीक, अब दूसरा आता है हमारा शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह क्षमता। शब्द प्रवाह क्षमता क्या है कि शब्दों के बोलने या लिख पाने की जो क्षमता है। जैसे अगर कहा जाए कै से बनने वाले शब्दों को लिखो, तो आप कबूतर, कटहल, करेला, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से, जिसमें कैसे आए, तो वो है हमारे शब्द प्रवाह की क्षमता है कि हम शब्दों के प्रवाह हमारा कितनी तेजी से है। फिर आंकिक क्षमता, इसका संबंध गणितीय संक्रियाओं के करने से है, नंबरों को जानने से है। तो यह भी हमारी एक प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यता है। फिर स्मृति। स्मृति मतलब याददाश्त, याद से कौन सी चीज़ों का हम पूर्व में की गई घटनाओं का स्मरण करके नई घटनाओं में समायोजन या प्रयोग करना, वो हमारी स्मृति से संबंधित मानसिक क्षमता होती है या मानसिक योग्यता होती है। तो अगले जो हमारी आती है मानसिक योग्यता, वो है तार्किक। यानी इससे क्या है, तर्क करने की क्षमता बढ़ जाए, है ना। अगर हम तर्क कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर ये तार्किक क्षमता है, तर्क करने की क्षमता। एक फिर अगला है स्थानिक। इसका संबंध कल्पनाशीलता से है, यानी किसी चीज़ के बारे में अगर आप कल्पना कर रहे हैं तो आपके अंदर स्थानिक क्षमता विद्यमान है। ठीक है, और जो हमारा 7वां है और आखिरी है वो है प्रत्यक्षीकरण।
प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब इन प्रकार के मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करके हम उसका जो संबंध है वो प्रत्यक्षीकरण से कर रहे हैं। अर्थात अगर हमारे अंदर ये समस्त प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं तभी हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। अर्थात अगर हम ये पूछें कि ये क्या है तो बच्चा बता सकता है कि हाँ ये पेन है या मार्कर है। क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों के बारे में जानता है। अच्छा देखिए, एक मिस्टेक हो गया है, ये जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कुल 7 ही हैं, तो इन प्रकार हम लोगों ने 7 का वर्णन यहाँ पे कर लिया। तो ये जो मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया गया था ये थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने स्पीयरमैन के सिद्धांत को नहीं माना और अपना इस प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो जानेंगे समूह कारक सिद्धांत। तो हमारा हो गया बहुबुद्धि के सिद्धांत, तो इसको मिटाते हैं, आगे समझते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने बुद्धि का जो सिद्धांत दिया उसको कहा जाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इन्होंने भी यही माना है कि बुद्धि जो है 1, 2, 3 नहीं, इस प्रकार की नहीं होती है, ये बहुत प्रकार की होती हैं। यानी ये जो हमारे जो विशिष्ट कारक हैं उसमें वो जो हैं कई प्रकार के मानसिक योग्यताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, वही हमारी बहुबुद्धि का सिद्धांत है। उन्होंने माना है, ये भी माना है कि जो जितने भी हमारे मानसिक योग्यताएं हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं और सबकी एक अलग विशेषता होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के बौद्धिक स्तर अलग होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता अलग होती है। तो इन्होंने भी कुल 8 प्रकार के कारकों की बात यहाँ पे की है। जानते हैं इसमें जो इनका भी जो देखिए, अगर आप समूह कारक सिद्धांत से इनकी तुलना करेंगे तो लगभग कुछ पॉइंट आपको इनसे मिलते जुलते नज़र आएंगे। तो अब हम इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं, कौन कौन से तत्व इसमें शामिल होंगे उसके बारे में जानते हैं। पहला जो तत्व है हमारा वही भाषाई या शाब्दिक। देखिए, इन्होंने भी वही माना है कि अगर भाषा से संबंधित हमारी योग्यता है तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत आएगी। तो उन्होंने इसमें एक कैटेगरी बना दिया कि ऐसे कौन कौन से लोग होंगे जो इसके अंतर्गत आएंगे। तो भाषाई में कौन कौन से आएंगे? या तो लेखक होगा या फिर कवि होगा। यानी लेखक के अंदर और कवियों के अंदर भाषाई योग्यता अधिक होती है। देखिए, वैसे तो बताया गया है कि जो हमारे जनरल सामान्य कारक होते हैं उन सामान्य कारक कई प्रकार के कारकों से मिले होते हैं, तो उसमें कुछ किसी का विकास होकर एक विशिष्ट कारक बन जाता है। वही विशिष्ट कारक आगे चल के हमको व्यवसाय चयन करने या कह सकते हैं रोजगार के लिए लाभप्रद होते हैं। तो यानी भाषाई जो क्षमता होगी जिसके अंदर अधिक, या तो वो लेखक होगा या तो कवि होगा। उसके बाद तार्किक क्षमता जिसके अंदर अधिक होगी, यानी उन्होंने बताया कि जो दूसरी बुद्धि है वह तर्क करने की है। तो जो तर्क करने वाली बुद्धि होगी या तो वो गणितज्ञ में होगी या फिर वैज्ञानिक में होगी। ठीक है, तार्किक हो गया। इसके बाद हम आते हैं गत्यात्मक। गत्यात्मक जो बुद्धि होगी वो किस में होगी? एक तरह से कह सकते हैं डांसर में, डांसर, प्लेयर। ठीक है, गत्यात्मक का मतलब होता है गति करना। तो वो इस प्रकार की बुद्धि अधिकतर होती है, वो किस में होती है? डांसर में और प्लेयर में। जो अगली बुद्धि उन्होंने बताई है वो बताया अंतरवैयक्तिक। अंतर्मुखी जिसको कह सकते हैं हम अंतर्मुखी। ऐसे कौन कौन से लोग होंगे अंतर्वैयक्तिक के लोग? मनोवैज्ञानिक,
इसमें मनोवैज्ञानिकों को रखा गया है, यानी मनोवैज्ञानिकों के अंदर अंतर्वैयक्तिक की जो बुद्धि होती है वो अधिक होती है। अगली जो बुद्धि है उन्होंने बताया वो अंतरावैयक्तिक है। इस प्रकार की बुद्धि मोस्टली देखे जाए तो अधिकतर जो क्या कहते हैं समाज से परे लोग होते हैं, जैसे योगी सन्यासी, इनकी आती है। योगी सन्यासी इनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है। तो कुल 5 हो गए। 6वें नंबर की जो बुद्धि इन्होंने बताई है वो आती है, बताया प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी कौन से ऐसे लोग हो गए हैं जो प्रकृतिवादी से संबंधित होंगे? तो प्रकृतिवादियों में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो किसान जो प्रकृति से लगाव रखते हैं, या कह सकते हैं जीव वैज्ञानिक, इन लोगों में प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। फिर अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी जो बुद्धि होगी वो किस में होगी? अस्तित्ववादी बुद्धि हमारी अधिकतर जो पाई जाती है वो दार्शनिकों में पाई जाती है। दार्शनिक। और जो लास्ट इन्होंने बताया है वो बताया है संगीतज्ञ। संगीतज्ञ भी होते हैं, और एक स्थानिक मान सकते हैं आप, स्थानिक इसको कह लें। आगे एक नंबर और बढ़ा के हम संगीतज्ञ को भी इसमें कवर कर सकते हैं। तो जो स्थानिक वाले में कौन कौन से लोग होते हैं इनको जान लेते हैं, जैसे मूर्तिकार, ठीक है, वास्तुकार, ये सारे लोग हमारे स्थानिक। अब इनके इस चार्ट से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो बुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर महोदय ने दिया उसका नाम उन्होंने रखा बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने ये बताया कि हमारे जो मस्तिष्क में, ये कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं हैं। वो मानसिक योग्यता ही हमको, उन मानसिक योग्यताओं में कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जो हमको विशिष्ट बनाती हैं। अब वो विशिष्ट जो योग्यताएं होती हैं उसको इन्होंने 8 भागों में बांट दिया। उन्होंने बताया कि भाषाई क्षमता होगी, तार्किक की क्षमता होगी, उसमें गत्यात्मकता होती है, अंतर्वैयक्तिक होगा, अंतरावैयक्तिक होगा, प्रकृतिवादी होगा, अस्तित्ववादी होगा, स्थानिक होगा। और इस प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार उन्होंने ये भी बताया कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग होंगे जिसमें इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होगी। तो ये गार्डनर के बुद्धि का सिद्धांत हो गया, जिसको बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। अब हम अगले जो सिद्धांत है उसके बारे में जानते हैं। जो हमारा अगला सिद्धांत है वह है कैटल तथा हार्न का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत में जो इसके प्रतिपादक हैं उनका नाम भी लिखा है, यानी कैटल तथा हार्न। ये कैटल और हार्न के अनुसार है, कैटल एवं हार्न। इसके प्रतिपादक कैटल एवं हार्न हैं। इन्होंने इनके सिद्धांत का जो एक उपनाम भी दिया गया है वो कह सकते हैं तरल बुद्धि एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इसको इस उपनाम से भी जाना जाता है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। उस तरल बुद्धि को इन्होंने जीएफ और ठोस बुद्धि को जीसी का नाम भी दिया है इसको, यानी जीएफ है जीसी का भी सिद्धांत कहा जाता है। तो उपनाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। कैटल तथा हार्न ने ही तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है, इसको जीएफ और जीसी के नाम से भी माना जाता है। इन्होंने माना कि इसमें बुद्धि 2 प्रकार की होती है। बुद्धि जो है 2 प्रकार की होगी। एक होगी हमारी तरल बुद्धि और दूसरी ठोस बुद्धि।
तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। उन्होंने माना है जो हमारी तरल बुद्धि होती है इसमें तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, मतलब तर्क चिंतन के माध्यम से हम समस्या समाधान की तरफ बढ़ते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं हम कि ये जो बुद्धि होती है हमारी, ये जन्मजात होती है। ठीक है, ये बुद्धि, तरल बुद्धि हमारी जन्मजात होती है और समयानुसार इसमें परिवर्तन और विकास होता है। जैसे इसमें क्या होता है, परिवर्तन और विकास। जैसे अगर हम अवस्था के अनुसार से देखें तो शिशुअवस्था में कुछ और बुद्धि होती है हमारी, बाल्यावस्था में और थोड़ी सी इम्प्रूव कर जाती है, फिर अब किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह से जाते जाते क्या है, तो ये प्रगतिशील है और परिवर्तन है। तो ये हमारी तरल बुद्धि हो गई। ठीक है, इसका क्या है, इसका जो प्रभाव है वो कुछ समय के बाद मिट जाता है। जैसे अगर बालक द्वारा कुछ कार्य जो बचपन में किए गए हैं तो उसकी अवस्था जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी स्मृतियों से वो गायब होने लगती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी तरल बुद्धि है वह एक प्रकार की जन्मजात बुद्धि है। ठीक, और ये आयु के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ठोस बुद्धि क्या है, ठोस बुद्धि हमारी अर्जित बुद्धि है। अर्जित बुद्धि यानी हम समाज द्वारा या कह सकते हैं परिवेश द्वारा, वातावरण द्वारा जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो हमारी अर्जित बुद्धि होती है। ये क्या होती है, अस्थाई होती है। ये अस्थाई होती है। अस्थाई होने का कारण क्या है कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती रहती है, हमारी जो मैच्योरिटी है वो बढ़ती जाती है, इस कारण ठोस ये जो अर्जित बुद्धि है वो अस्थाई होती है। यानी अर्जित बुद्धि के द्वारा हम जो कुछ भी, अर्जित बुद्धि कहते हैं अपने कौशलों के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा जो कुछ भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वही हमारी ठोस बुद्धि के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने बुद्धि के सिद्धांतों को कवर कर लिया है। अब इस पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आने वाले समय में, आने वाले एपिसोड में हम इसके प्रश्नों को भी लेकर आएंगे। ठीक है, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए वो हमारे बिल्कुल छूटे ना। हम उनको, अगर 5 प्रश्न आते हैं तो 5 कर लें, 3 आते हैं तो 3 कर लें। तो इस प्रकार बुद्धि का सिद्धांत का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगले एपिसोड में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपके जो कुछ भी महत्वपूर्ण सुझाव है हमको हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।